अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने श्रीनगर से करगिल तक का आधा लेसन पढ़ा था। अब हम इसे आगे पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपने कल पढ़ा, दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सर्द तरीन मकाम कौन है? द्रास। और द्रास में जो दर्जे हरारत है वो सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है। अगरचे वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, लेकिन ये जो छोटा सा खत्ता है ये द्रास का, ये सरसब्ज शादाब है। और यहाँ पर जो जदीद तर्ज के मुतअद्दिद फार्म नज़र आते हैं और यहाँ ऐसे मकान तामीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं, सोलर एनर्जी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। द्रास से गुजरने के बाद नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। शुहरा दरियाई द्रास के किनारे किनारे होती हुई खरबू नाम के गांव से गुजरती है। रास्ते में एक गांव आता है जिसका नाम खरबू है। उसी दरिया के किनारे किनारे ये आबाद है। कौन? द्रास। दूर चोटियों पर जब गुरूब होते सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे पहाड़ों पर सोने की चादर चढ़ाई गई है। ऐसे ही हैरत अंगेज कुदरती नज़ारे देखते हुए हम शाम के वक्त करगिल पहुंचते हैं। लेह के बाद करगिल लद्दाख का सबसे ज़्यादा आबाद और बारूना कस्बा है। यह कस्बा नंगी पहाड़ों और तंग पथरीली वादियों के दरमियान बहने वाली दरियाई सोरू के किनारे पर आबाद है। इसीलिए इसे सोरू वैली भी कहा जाता है। क्यों इसे सोरू वैली कहा जाता है? क्योंकि ये सोरू वैली के किनारे पे आबाद है। करगिल जो है ये दरियाई सोरू के किनारे पे आबाद है, इसलिए इसे सोरू वैली भी कहा जाता है। करगिल की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 2750 मीटर है। यहाँ की नाकाबिल काश्त ज़मीन को काबिल काश्त बनाया गया है। करगिल की आबादी कई हजार के करीब है। श्रीनगर लेह शहर करगिल कस्बा के बीचों बीच गुजरती है। श्रीनगर से लेह जाने वाली और लेह से श्रीनगर आने वाली अक्सर गाड़ियां रात को करगिल में ही ठहरती हैं, जिससे इस जगह की रौनक में इजाफा हो जाता है। सयाहों और दीगर मुसाफिरों की आमद की वजह से यहाँ कई होटल और बाजार वजूद में आ गए हैं, जिसका अच्छा असर यहाँ की मईशत पर भी पड़ा है। करगिल में हर तरह बेद के दरख्त नज़र आते हैं। इनमें से यहाँ के लोगों की ईंधन और चारे वगैरह की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस जगह छोटे सेब, खूबानी और दूसरे फलों के साथ साथ जवार और गेहूं की पैदावार भी होती है। यहाँ के फल छोटे छोटे मगर बहुत रसदार और मीठे होते हैं। इस छोटे से क़िताए ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की गर्ज से यहाँ अमूमन साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। गोया इलाका मुल्क से अलग थलग होने और जोग्राफियाई वजूहात की बिना पर तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा है, मगर अब जदीद तालीम की तरफ खास तवज्जो दी जाने लगी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ बहुत से तालीमी इदारे मौजूद हैं, जिनमें प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज शामिल हैं। कई स्कूल खालिस लड़कियों के लिए हैं। अगरचे लद्दाख की शरह ख़वानगी बहुत कम है, मगर तालीम की तरफ रग़बत की वजह से इस शहर में इजाफा हो रहा है। आज मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह करगिल में भी मर्दों के साथ साथ औरतों की कसीर तादाद मुख्तलिफ सरकारी दफातर, अस्पतालों और तालीमी इदारों में काम कर रही हैं। सरकारी तालीमी इदारों के अलावा करगिल में बहुत सी निजी स्कूल भी काम कर रहे हैं। ज़िला के सरकारी दफातर की इमारतें
کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڑوں میں تعمیر کی گئی ہے۔ بڑوں میں ایک خانقاہ ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے۔ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ کرگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ صحرا میں نخلستان مطلب ہوا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اویسس انگلش میں ہم اس کو بولتے ہیں، جہاں پہ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اور وہاں پہ کچھ پودے اگتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں نخلستان۔ کرگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف شفاف پانی کا دریائے سورو اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ دریا آس پاس بورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ اس قصبے کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہے۔ ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے۔ کئی سرکاری دفاتر، فارمز اور ہوائی اڈے کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں دن دوگنا رات چوگنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اناج کی وافر فراہمی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کی ان تکالیف کا کافی حد تک ازالہ کیا ہے جس سے انہیں ماضی میں دچار ہونا پڑتا تھا۔ کرگل میں مسلمان اور بودھ آباد ہے۔ ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے۔ یہاں کے لوگ بودھی، پرکی اور بلتی بولتے ہیں۔ البتہ اکثر لوگوں کی زبان بلتی ہے۔ کچھ لوگ دردی یا شینا بھی بولتے ہیں۔ یہاں بدھ وہار، خانقاہیں، گمپیں، مساجد اور امام باڑے پہلو پہلو نظر آتے ہیں اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں۔ یہاں کا مخصوص لباس لمبا چوگا ہے جسے گنچا کہا جاتا ہے۔ عورت اور مرد دونوں ہی اس چوگے کے ساتھ کمر بند کا استعمال کرتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس مثلاً پتلون، کوٹ، جیکٹ اور جینز پہنتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا یہ سری نگر سے کرگل تک۔ اب یہ جو لیسن ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم اس میں دیکھیں گے کچھ مشکل الفاظ اور ہم یہاں پہ لکھیں گے وہ مرگزار۔ مرگزار، مرگزار کیا ہوا؟ سرسبز، سرسبز میدان، برف پوش، برف سے ڈھکا ہوا، برف سے ڈھکا ہوا۔ اسی طرح ہے تا حد نگاہ، جہاں تک نظر آئے، جہاں تک نظر آئے، نظر آئے۔ اسی طرح ہے چٹیل، وہ میدان جہاں کوئی گھاس یا درخت نہ ہو، جہاں کوئی گھاس یا درخت نہ ہو۔ اس کے بعد ہے لا منتہی، نہ ختم ہونے والا، نہ ختم ہونے والا۔ اسی طرح ہے شمسی توانائی،
शमसी तवानाई का मतलब क्या होता है? धूप से हासिल होने वाली ताकत। धूप से हासिल होने वाली ताकत। फिर है नखलिस्तान। नखलिस्तान नखलिस्तान क्या हुआ? सहरा में वो जगह जहाँ दरख्त उगे हों। सहरा में वो जगह जहाँ दरख्त उगे हों। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस में लिखूंगी, जैसे कि साइबेरिया के बाद दूसरा सर्द तरीन मकाम कौन है? साइबेरिया तो पहले नाम पे पहले आता है। अब जो दूसरा है वो कौन है? वो है द्रास। कौन है? द्रास। सबसे ज्यादा जो सर्द तरीन मकाम है वो है साइबेरिया, और साइबेरिया के बाद क्या है? द्रास। द्रास में तकरीबन 45 डिग्री तक दर्जा हरारत गिर जाता है। -45 वहाँ पे होता है सर्दियों में। और है श्रीनगर से कारगिल तक कौन कौन से काबिल जिक्र मकामात हैं? काबिल जिक्र मकामात कौन कौन से हैं श्रीनगर से कारगिल तक? तो एक है सोनमर्ग है, बालतल है, इसी तरह है मिटाइन है, खरबू है, द्रास वगैरह। आज बचा इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। फी अमानिल्लाह।